A very good o'clock, dear students. Here I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, today we are going to discuss about the greenhouse effect and the global warming. You are already aware about these two terms very much. That students, basically greenhouse is what? It is a structure. Greenhouse जो होते हैं वो structures होते हैं with glass roofs and walls, जिनकी कांच की दीवारें और छत होती है. ओके, इन विच प्लांट्स आर कल्टिवेटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, जिसमें प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में. इसको आप कह सकते हैं इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो. ओके, एंड जो उनकी कांच की वॉल्स होती हैं उनसे सनलाइट ईजिली पास हो जाती है और अंदर आ जाती है, बट इट इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक. लाइक सनलाइट के आने के बाद वो ग्लास वॉल्स जो है उसे वापस नहीं जाने देती हैं. ओके, मतलब जो है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी इजीली वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है थ्रू ग्रीन हाउसेस. ओके, तो जहाँ पे कोल्ड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे प्लांट्स इसी तरीके से ग्रो किए जाते हैं. ओके, तो अर्थ भी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह ही एक्ट करता है. हाउ? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हीट्स द अर्थ सरफेस. दिन के टाइम में सनलाइट जो अर्थ सरफेस को हीट करती है, एंड एट नाइट एज द अर्थ कूल्स दिस स्टोर्ड हीट इज़ रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. और नाइट में जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो यही जो हीट अब्जॉर्ब हुई थी ड्यूरिंग द डे टाइम वो रिफ्लेक्ट बैक होने लगती है या रेडिएट होने लगती है एनवायरनमेंट में, जिससे वो कूल नाइट जो है इनफ वार्म बनी रहती है. ठीक है, एंड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर such as ozone, carbon dioxide, water vapor and methane trap the heat of sun and prevent it from escaping back into the space. ओके, जो ये गैसेस होती हैं कुछ एटमॉस्फेयर में, जैसे ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, ये सारी हीट को ट्रैप करती हैं, यानी उसे पकड़ लेती हैं, उसे स्टोर कर लेती हैं और उसे वापस एनवायरनमेंट में जाने से रोकती हैं. ओके, दीज गैसेज आर दस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज. इसीलिए इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं. ओके, दे इंश्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टेज एट एन एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द आइडियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. और ये गैसेज जो होती हैं वो इंश्योर करती हैं, मतलब श्योर करती हैं कि अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ना जाए, जो कि आइडियल लाइफ के लिए लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए आइडियल होता है. ओके, हालांकि सीज़न टू सीज़न इट वेरीज. ओके, विदाउट देम द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू सस्टेन लाइफ. दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और अगर ये गैसेस न होते तो लाइफ सस्टेन करना अर्थ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. हाउएवर ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर over the years has caused more heat to trapped on earth. As a result the climate across the globe has become warmer. लेकिन अगर what happened, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, इनकी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, उसमें एक ग्रेजुअल धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर, और उससे क्या होता है, मोर हीट ट्रैप ऑन दी अर्थ पे ज़्यादा हीट ट्रैप होती है. एज अ रिज़ल्ट जो क्लाइमेट है अक्रॉस दी ग्लोब, पूरे ग्लोब में, वो बहुत ज़्यादा वार्मर, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वार्म यानी गर्म होता जा रहा है. और इस क्लाइमेट की हीटिंग के फिनोमिनन को या वार्मर क्लाइमेट के फिनोमिनन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. Now, what are the causes of global warming? Changes in the global climate are natural and take place over hundreds and thousands of years. However, global warming has caused a rapid change in the global climate, showing its effect in the span of few decades. This is mainly a result of certain human activities that increase the generation of greenhouse gases. हालांकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो इतने जल्दी नहीं होते हैं. ग्लोब पे क्लाइमेट को चेंज होने में काफ़ी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या जो ग्लोबल वार्मिंग है उसने कुछ ही डेकेड्स में, यानी कुछ 40-50-60 सालों में अपना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अर्थ पर दिखाया है. ठीक है, और क्लाइमेट जो है बहुत रैपिडली फास्टली चेंज हो रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर जो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है. और ऐसा इसलिए हो रहा है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जनरेशन यानी उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये हीट जो है बहुत ज़्यादा
प्रोड्यूस होती है। ओके, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स क्या कॉजेज़ हैं वो, पहला है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स का मतलब जो हम कोल एंड वुड ये सारी चीज़ें अपना एज अ फ्यूल जलाते हैं। ओके, तो उसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मैनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं, और इन फॉसल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। इवन विलेजेस एरिया में आप देख सकते हैं कि कोल और वुड जो होते हैं मोस्ट कॉमन हाउस फ्यूल भी होते हैं खाना बनाने के लिए। ओके, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करता है। हमें पता है कि प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो उनके अब्जॉर्व करने से अमाउंट कम हो जाता है। बट सिंस डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी प्लांट्स और ट्रीज़ के कटने की वजह से उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, और इसलिए CO2 की अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न में भी फर्टिलाइज़र्स यूज़, जो हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। ओके, हैवी यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होती है और अदर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं। राइस प्रोडक्शन, अभी जो रिसेंट इसका रीज़न जो सर्च किया गया है दैट इज़ राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन स्टडीज़ दिखाती हैं कि राइस के प्रोडक्शन से जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ओके, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अब वो जो है वर्क करेंगे कि कैसे लो मीथेन वेरिएंट्स वाले राइस उगाए जाएं। ओके, ना लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या होती है, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जो एनिमल जो हम रियर करते हैं, जो एनिमल पालते हैं। ओके, so studies conducted by scientists shown that large scale livestock farming also generates large quantities of methane। ज़्यादा लाइफ स्टॉक फार्मिंग करने से भी, जैसे मुर्गी पालन हुआ, भेड़ें पालना हुआ, बकरियाँ, ये सारे लाइफ स्टॉक फार्मिंग करने से भी मीथेन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एनिमल्स लाइक काऊ प्रोड्यूस मीथेन व्हेन दे डाइजेस्ट देयर फूड। क्योंकि काऊ जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो जब अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और इन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन लाइफ स्टॉक मैन्योर ऑल्सो प्रोड्यूसेस मीथेन। ठीक है, और जब वो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, जो मैन्योर होती है उससे भी मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वेस्ट जो हम इतना लार्ज क्वांटिटी में गार्बेज यानी कि कूड़ा जो हम प्रोड्यूस करते हैं, लैंडफिल्स में डालते हैं, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जो हमारी सीवर लाइंस हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, फैक्ट्री वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ओवर पॉपुलेशन भी एक रीज़न है पॉल्यूशन होने का या ग्लोबल वार्मिंग होने का, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है उनके एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, और दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द ग्रेटर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का, इट्स अफेक्टिंग द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इन अ नंबर ऑफ वेज। क्या क्या हैं वो तरीके, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप, दिस इन टर्न कॉजिंग द सी लेवल टू राइज, चेंजिंग द एसिडिटी ऑफ द ओशंस एंड अफेक्टिंग मैराइन इकोसिस्टम। जो एक्सट्रीम हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की, उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो होते हैं, जो जमा हुआ मतलब जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, आइस कैप्स हैं ऑन द पोलर रीजन्स, वो जो है मेल्ट होने लगते हैं। उसकी वजह से बहकर जब आते हैं सी में मिलते हैं, सी का लेवल इंक्रीज़ होता है और उनकी एसिडिटी जो है, जो सेलिनिटी है यानी जो नमक की क्वांटिटी है सी में, वो कम होती है, अफेक्ट होती है। इसकी वजह से मरीन लाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, राइज इन सी लेवल रिजल्ट इन फ्लड ऑल्सो, कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आ जाती है सी लेवल बढ़ने की वजह से। क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, ठीक है, वेदर कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब समर्स हम देखते हैं आजकल कितनी लंबी होती हैं, 6 to 7 मंथ्स कवर करता है समर सीज़न, वेयर विंटर्स आर वेरी शॉर्ट एंड नॉट दैट कोल्ड। ओके, उतनी ठंडी भी नहीं होती। एक्सट्रीम वेदर फिनोमेनाज होते हैं लाइक हुरिकेन्स, स्टॉर्म्स, तूफ़ान होते हैं, बाढ़ है, हीट वेव्स हैं, ये सारे एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना भी होने लगते हैं। द बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ क्लोजली टाइड टू एनवायरनमेंट, मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ आर एंडेंजर्ड। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है एंडेंजर्ड हो जाती है, उनकी स्पीसीज़ ख़त्म होने लगती है। ओके, हेल्थ इज़ थ्रेटन इन मैनी वेज, बहुत से हेल्थ डिसीज़ेज़ भी हमें होने लगते हैं। ओके, हीट स्ट्रोक्स हैं, हीट रिलेटेड डेथ्स जो होती हैं बहुत कॉमन होती हैं। ओके, पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो
ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं। अब वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दीज आर वेरी कॉमन। प्लांटिंग मोर ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, और अर्थ को कूल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, ऑब्वियसली 3 R's ये आप लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, रिड्यूस, रीयूज एंड recycle. Okay, so lesser and lesser amount of waste should be produced. Now reducing fossil fuel emission, instead of using fossil fuels हम अदर जो है आजकल जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं उनका यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, इन सब का यूज़ करें। इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स का यूज़ करें ताकि हमारी एनर्जी यानी कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। जैसे कि हम अपने घर में जो है CFLs का यूज़ कर सकते हैं, ओके, और LED लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं जो एनर्जी कम यूज़ करती हैं। ओके, so these were some ways. Hope the chapter is clear to you. Here it ends. Thank you.